अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप कि आपको जो है वो प्रीवियस वीडियोस बहुत समझ में आई होगी अच्छे से। हम जो है वो अब अगेन इसी टॉपिक को रिट्रोसिंथेसिस के टॉपिक को फर्दर लेके चलेंगे, ठीक है। और इसमें हम पहले बेसिक चीज़ों को सारा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम उसकी फर्दर स्टडी करेंगे। तो आज जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि हम किस तरह से रिट्रोसिंथेसिस का रूल क्या है, हम किस तरह से इसको करते हैं। तो कभी भी जब हमें कोई चीज़ बनानी होती है, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको पिछली वीडियो में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि किस तरह से हम अगर हमें कोई चीज़ सिंथेसाइज करनी है, कोई भी केमिकल सिंथेसाइज करना है तो हम उसे किस तरह करते हैं, उसी चीज़ को गो थ्रू कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जब भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल आता है तो सबसे पहले हम उसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एनालिसिस में हमारे पास क्या क्या होता है, हम पहले क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, राइट, हम सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। और उस फंक्शनल ग्रुप को हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, ये हमें पहले एनालिसिस करनी होती है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के बाद जब हमें आइडिया हो जाता है कि ये फंक्शनल ग्रुप हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं या नहीं मिल सकता, तो क्या ऐसा कोई जो है वो रिएजेंट हमारे पास मौजूद है, तो फिर हम उसके बाद जाते हैं डिस्कनेक्शन मेथड के ऊपर, ठीक है। डिस्कनेक्शन मेथड क्या है कि आपने फिर उसको किस तरह से ब्रेक करना है मॉलिक्यूल को, ठीक है, फिर हम उस पर जाते हैं। देन हम जो है वो डिस्कनेक्शन को रिपीट, फंक्शन ग्रुप को भी और डिस्कनेक्शन को भी रिपीट करते जब तक हम सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल तक नहीं चले जाते। क्योंकि इन जो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो एग्जांपल शेयर की थी, उसी को आज मैं अगेन अभी शेयर करूंगी। देन फिर उसके बाद हम आगे फर्दर भी जो है वो डिस्कस करेंगे और चीज़ों को। बट जो पिछली वीडियो में जो मैंने एग्जांपल शेयर की थी वो थी हमारे पास इथाइल एसीटेट की, और वो मैंने इसलिए शेयर की थी क्योंकि हम यूजुअली लेबोरेटरी के अंदर जब हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं तो और ऑर्गेनिक लैब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पर एस्टिफिकेशन का मेथड करते हैं, ठीक है, वो एस्टिफिकेशन कहलाता है। एस्टिफिकेशन को हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इस वजह से बहुत से लोगों को थ्योरेटिकली भी और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों जो है वो उसके बारे में पता है, एस्टिफिकेशन के बारे में, तो इजी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सिंथेसिस में हमने सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं पढ़ना होता, हमें प्रैक्टिकली भी हमें देखना होता है, ठीक है। अभी एमएससी लेवल के ऊपर जो है वो हम जो है वो थ्योरेटिकली पढ़ रहे होते हैं और उसमें कुछ जो है वो लैब्स वगैरह भी सिंथेसिस ही कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप आगे रिसर्च में जाते हैं तो रिसर्च स्टूडेंट्स जो होते हैं सिंथेसिस के, तो वहाँ पे उन्हें जो है वो खुद से जो है वो देखना होता है कि अगर उन्हें कोई मॉलिक्यूल को बनाना है, सिंथेसाइज करना है, तो उसको किस तरह से कौन से रिएजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, कौन सी कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं, वो सारा देखना होता है, ठीक है। तो हम जो है वो फिर बिल्कुल इनिशियल पॉइंट तक पहुंचने के लिए रिपीटिशन भी कर सकते हैं, वो आप आगे देखेंगे जब हम इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास दूसरा स्टेप आता है सिंथेसिस का, ठीक है। सिंथेसिस में हमारे पास क्या है कि जो भी हमने एनालिसिस के ज़रिए जो रिएजेंट्स वगैरह लिए हैं वो हमारे पास, फिर हम उसके हिसाब से उसकी सिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि हमने जो थ्योरेटिकली जो रूट निकाला है फॉर द एनालिसिस और द सिंथेसिस, हमने जो रिएजेंट लिए हैं या कंडीशंस लिए हैं वो सेम रहे, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। यूजुअली जो है, अब जैसे अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर जो लैब्स हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ और है ऑब्वियसली, कि वहाँ पर पाकिस्तान या कराची जैसा मौसम तो नहीं होता हर वक्त, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है यहाँ पर। और ऐसा भी होता है कि बाज़ जगह एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, बाज़ जगह नहीं लगे हुए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से और डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से जो है वो रिएक्शन में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई रिएक्शन जो है वो अपनी कराची यूनिवर्सिटी के लैब में परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, और वही रिएक्शन आप जो है वो किसी और यूनिवर्सिटी के लैब में परफॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पर सेम कंडीशन हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जिस लैब में आप परफॉर्म कर रहे हो वहाँ का टेम्परेचर कुछ और हो, वहाँ की ह्यूमिडिटी कुछ और हो, ठीक है। हो सकता है कि जो केमिकल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी प्योरिटी कुछ और हो, ठीक है। मतलब प्योरिटी मतलब कि वो कितना प्योर है, ठीक है। हो सकता है कि उसमें कंटामिनेशन हो, ठीक है, और कोई और कहीं और वो वही रिएक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस कंडीशंस कुछ और हो।
तो उस लिहाज से भी जो है वो फिर हम उसको प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो एनालिसिस को भी मैंने डिस्कस कर लिया है और मैंने जो है वो सिंथेसिस को भी डिस्कस किया है। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जांपल ये वही है जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो में शेयर की थी, ठीक है, और इसी को मैंने वहाँ डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने इसका मैकेनिज्म भी शेयर किया था। मैकेनिज्म इसलिए शेयर किया था कि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर होता क्या है, ठीक है, हो रहा क्या होता है। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें बेसिकली होता क्या है। मैंने आपको ये कहा था ना कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी क्या है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी क्या है, तो आपको रिएक्शन को समझने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ज़्यादातर खेल इसी चीज़ का होता है जब हम रिएक्शन केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। हमने ये एरो यहाँ पर यूज़ करना होता है, ठीक है, फॉर द एनालिसिस। दिस इज कॉल्ड रेट्रो एरो, ठीक है। तो ये एरो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं तो हम ये वाला एरो यूज़ करते हैं, राइट। But we talk about the retro, that is the disconnection of the functional disconnection of the molecule. So we use this arrow, ठीक है। तो हमने इसको लास्ट टाइम ब्रेक किया था, मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से ब्रेक करेंगे। तो इसका जो मोस्ट सूटेबल है वो ये वाला है, ठीक है। ये वाली डिस्कनेक्शन मोस्ट सूटेबल है, क्योंकि इसमें जो हमें सिंथोन मिलेंगे या जो हमारे पास रिएजेंट होते हैं वो इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके अलावा एक ये वाली भी होती है डिस्कनेक्शन ईस्टर्स के अंदर, बट जो वो जो है वो इतनी रिलायबल नहीं होगी। तो हम जो है वो ये वाली जो है वो डिस्कनेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया यहाँ पे, ऑब्वियसली ये ब्रेक हुआ तो ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। कार्बोनाइल का ये कार्बन पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन का ओ नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो जब हम इस तरह से इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, इसको हम सिंथोन कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सिंथोन, ठीक है। अब ये सिंथोन हमें देखना होता है कि ये किस रिएजेंट के बराबर है, कि ऑब्वियसली कि हमारे पास जो है वो ये ना तो ये एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है, ना ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास जो है वो हम इसके करस्पॉन्डिंग रिएजेंट्स को तलाश करते हैं, ठीक है, कि अगर ये वाला कोई पॉजिटिव कार्बोनाइल कैटाइन है, कार्बोकैटाइन है, और ये जो है कोई अल्कोक्सी ग्रुप है, तो ये इसका जो करस्पॉन्डिंग क्या होगा और इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ठीक है। तो वो जब ये सिंथोन कहलाते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग क्या कहलाते हैं, वो रिएजेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये करस्पॉन्ड है किसके, इसके, यानी कि इथेनॉइक एसिड के, और अल्कोक्सी ग्रुप करस्पॉन्ड है किसके, इथेनॉल के, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास एनालिसिस हो गई। ये सिर्फ एनालिसिस है। अभी हमें ये नहीं पता कि इसमें और फैक्टर क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर क्या देना है, क्या कैटलिस्ट यूज करना है या नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हमें फिर सिंथेसिस में इसका आइडिया होता है। अच्छा जी, एनालिसिस के बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो सिंथेसिस का होता है, ठीक है। सिंथेसिस में अब क्या करना है, आपको जो है वो एनालिसिस से पता चल गया कि भाई ये सिंथोन आ रहा है, अब ये सिंथोन इस रिएजेंट के करस्पॉन्ड है, अब इस रिएजेंट पे हमने काम करना है, ठीक है। तो फिर आप जो है वो सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप एक तो न्यू केमिस्ट हैं या आप न्यू रिसर्चर हैं या आपका काम है कोई न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना, तो आप फिर क्या करेंगे, या किसी न्यू रिएक्शन को लॉन्च करना आपका काम है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप जो है वो एक तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट रिएक्शन से उसको भी देखते हुए चलते हैं, ठीक है, और फिर आप उसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि अब अभी जो हमारे पास जो हम एग्जाम्पल है, ठीक है, वो क्या है, एसिडिक एसिड और इथेनॉल प्लस हीट एंड कैटलिस्ट को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, इथाइल एसिडेट मिलता है, और एट द एंड जो है वो वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल रिएक्शन है। अब कोई केमिस्ट चाहता है कि वो इस रिएक्शन को थोड़ा सा ऑल्टर करे, ठीक है, वो अपने हिसाब से इस रिएक्शन में चेंजेस करना चाहता है। वो चाह रहा है कि मैं जो ये जो कैटालिस्ट है वो चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है, या हम इसको किसी और तरीके से ब्रेक करते हैं या कुछ और करके देखते हैं। तो ये सारा रिसर्च का काम होता है, ठीक है ना, कि उसने आप देखना होता है रिसर्चर ने
कि जो हीट हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या उसको चेंज करके भी रिएक्शन हो सकता है या कितनी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। एक बेटर जो है वो न्यू रिएक्शन हमें देना होता है। अब यहाँ पर आप देखो कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। हमें पता चल गया कि भाई चलो रिएजेंट जो है वो एसिडिक एसिड और इथेनॉल यूज होगा, ये हमें पता चल गया। लेकिन अगर आप इथेनॉल एसिडिक एसिड और इथेनॉल को मिक्स करके और आप ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रख दोगे तो इट इज नॉट गुड रिएक्शन, मतलब वो इतना इजीली नहीं होगा जितना वो आफ्टर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एंड प्रोवाइडिंग ऑफ हीट के होगा, ठीक है। तो वो हो सकता है कि उसकी जो काइनेटिक्स हो वो स्लो हो जाए, ठीक है, यानी रिएक्शन बहुत स्लो हो, ठीक है, ज़्यादा टाइम ले, ठीक है। मतलब लेट सपोज कोई आप रिएक्शन कर लो तो वो हो सकता है 5 घंटे 6 घंटे ले लें, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपने उसमें थोड़ा सा कैटलिस्ट डाल दिया, थोड़ी हीट प्रोवाइड की, तो वो आपका 10 मिनट में हो गया, 5 मिनट में हो गया। तो बेटर करने के लिए चीज़ों को जो है वो हम करते हैं। अब जैसे कि लेट सपोज के हम कोई फूड कुक कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, अगेन वही एग्जांपल ले लेते हैं, बिरयानी बना रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे यार कोई ऐसा मेथड मिल जाए कि हम जल्द से जल्द बना लें, आसान तरीके से बना लें, आसान चीज़ आसानी की तरफ आते हैं, ठीक है। तो सिंथेसिस में भी क्या है, यही चीज़ है कि आपने उसको एक तो आपने प्रॉपर रिलायबल जो है वो रिएक्शन ढूंढने होता है, ठीक है, कि आप कितनी इजीली इसको कर सकते हो, क्या फैक्टर हम तब्दील कर सकते हैं, कितना ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये सारे जो है वो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये सारा फिर हम सिंथेसिस में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो आपको रिएजेंट मिल गए और आपने एसिटिक एसिड और इथेनॉल, समझो आपको रिएजेंट मिल गया, आपने उनको मिला के बस रख दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो हम इसमें बेटर से बेटर सिंथेसिस का जो है वो मेथड जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी हम आगे चलेंगे, आगे इंशाल्लाह मैं एरोमेटिक को पहले डिस्कस करूंगी कि एरोमेटिक में जो है वो किस तरह से रिट्रोसिंथेसिस होती है, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो फर्दर फिर उसमें एरोमेटिक भी इन्वॉल्व है, तो इस वजह से पहले प्रॉपर डिस्कशन से पहले जो है वो हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को। तो ये बात सबको पता होगी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है कि पहली चीज़ तो ये कि साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। क्या सिर्फ साइक्लिक होने से एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो कह सकते हैं हम, तो ऐसा नहीं है। साथ में उसे प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, और एटलीस्ट 3 अल्टरनेट sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद होने चाहिए। उसके अलावा इट मस्ट फॉलो हुक्कर रूल, ठीक है, एंड ऑल्सो फ्रॉस्ट न्यूजीलैंड डायग्राम। तो अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं पता या कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं एरोमेटिक कंपाउंड की जो केमिस्ट्री है उसको अलग से डिस्कस कर दूंगी और उसके लिए एक अलग वीडियो लेक्चर बना दूंगी, ठीक है। तो ये अच्छा, उसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं उसके रिएक्शंस पर, ठीक है। ये तो हो गए हमारे पास कि व्हाट आर, हम किस तरह के कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तो उसकी वो आ गई। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, किस तरह के रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड देता है। तो ये सब जानते हैं मोस्टली। जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड जो रिएक्शन देता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादातर जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। और उसके बाद जो एक और रिएक्शन है वो कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देता है लेकिन बहुत ही कम और रेयर कंडीशंस में, ठीक है। इसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। उसके अलावा एडिशन रिएक्शन भी देता है। आपने पढ़ा होगा, अगर आप सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री को रिवाइंड करें तो आपने वहाँ देखा होगा, वहाँ एक इक्वेशन लिखी होती थी कि वो एरोमेटिक रिंग जो है वो बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, विद द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन। तो हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है तो वो एक रिडक्शन ऑफ रिएक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन देता है एरोमेटिक वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। अच्छा, अगर आपको आपको नहीं पता कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन क्या होती है, और आप इनका मैकेनिज्म भी जानना चाहते हैं, वो आपको नहीं पता,
तो या तो आपने पढ़ा हुआ है और आप भूल गए हैं तो उसको रिवाइज कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जो है वो इसके प्रॉपर एक लेक्चर प्रिपेयर कर दूं, तो वो आप मुझे कमेंट में बता दें, तो मैं उसके लिए लेक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी उसका लेक्चर। ठीक है, तो आगे चल। अच्छा जी, तो ये कुछ टेबल है जो मैं शेयर कर रही हूँ, जिसमें समझ लो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो केमिस्ट्री है वो समराइज हुई है। ठीक है, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो एक हमारे पास रिएक्शन होता है, क्लोरोमिथाइलेशन का रिएक्शन होता है। ठीक है, उसमें जो है वो हमारे पास, अब ये देखो, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, इधर ये जो प्रोटॉन है, मतलब कोई भी बेंजीन रिंग का कोई भी एक प्रोटॉन रिप्लेस हो जाता है किससे, एक्स ग्रुप से रिप्लेस होगा। अब एक्स ग्रुप क्या है, वो ये है बेसिकली, ये। ठीक है, तो अगर आप क्लोरोमिथाइलेशन करना चाहते हैं तो आपने ये रिएजेंट यूज करने होंगे। ठीक है, और उसके नतीजे में जो है CH2Cl ग्रुप जो है वो इस X की जगह पे आ जाएगा। सही है। सेकेंड हमारे पास है रायमर-टैमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि सिंपली आपने क्लोरोफॉर्म प्लस हाइड्रोक्साइड यूज किया है, और इसके नतीजे में हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्माइल ग्रुप जो है वो X की जगह पे आ जाएगा, फॉर्माइल ग्रुप। ठीक है, तो अच्छा, इस रिएक्शन के अलावा हम वेल्समेयर हैग फॉर्माइलेशन भी कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारे पास यही चीज़ आएगी। ठीक है, तो आगे, सो दिस इज सेकेंड टेबल, और ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये टेबल है बेसिकली, और यहाँ पे भी अगेन 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा विद एक्स, और एक्स क्या क्या है वो ये है। ठीक है, दीज सिंटोन्स आर एक्स बेसिकली। तो अगर फ्रेडरिक क्राफ्ट अल्काइलेशन आप करते हैं तो आपको आर चेन मिल जाएगी। ठीक है, यानी कोई भी इथाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप, कोई भी आर चेन मिलेगी आपको। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि एसाइल ग्रुप आए तो ये आपके पास रिएक्शन है। ठीक है, तो ये सारे वो रिएक्शंस हैं जो आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ते हैं, और बस आपको ये जो है वो थोड़ा सा रिवाइज करना होगा, ताकि आप जो है वो इजीली जो है वो जब आपके पास कोई भी कंपाउंड है तो आप उसको कर सकें। ओके, तो अब जो है वो ज़रा फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, अभी जो हमने पीछे दो टेबल देखे थे उसमें हमने जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखा था। ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन कैसे जो है वो होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में क्या है कि हमारे पास जैसे अब लेट्स सपोज नाइट्रो ग्रुप है, और हम चाहते हैं कि वो नाइट्रो ग्रुप अमाइन में कन्वर्ट हो जाए, तो उस सूरत में हम जो है वो ये वाले जो रिएजेंट्स है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली जो लैब में हमने जो अपनी लैब में परफॉर्म किया है, तो वो हम वहाँ पर टिन विद अ कंसनट्रेटेड ICl यूज़ करते थे, तो उससे जो है वो क्या होता था, नाइट्रो ग्रुप जो है वो अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो फिर हम आगे फर्दर डाइजोटाइजेशन का रिएक्शन परफॉर्म करके उससे हमें कंफर्म हो जाता है। ठीक है, देन अगर आप चाहते हैं कि कोई एसाइल ग्रुप जो है वो करें, मतलब एसिटाइल ग्रुप जो होता है, कार्बोनाइल ग्रुप, वो आप चाहते हैं तो वो आप ये वाले रिएक्शन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ऑक्सीडेशन के लिए दीस रिएक्शन, तो आपको ये जो है वो याद करना है एक तरह से कि अगर आपको CH2Cl ग्रुप जो है वो में को कन्वर्ट करना है फॉर्माइल ग्रुप में, तो आप उसमें हेक्सामीन यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब आगे हमें यूज़ करने हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे वो होते हैं, जैसे अब अमाइन है, अमाइन ग्रुप को जो है ना वो एरोमेटिक रिंग पे इजीली इंट्रोड्यूस नहीं कराया जा सकता, तो पहले आप उसकी नाइट्रेशन करते हैं एरोमेटिक रिंग की, फिर उस नाइट्रेशन को आप अमाइन जो है वो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के थ्रू अमाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में हमारे पास जो है वो एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, और उसके अलावा जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह का रिएक्शन है, एक कि आप जो है वो आपके पास लेट्स सपोज कोई भी एरोमेटिक रिंग पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज सॉरी लेट्स सपोज नाइट्रो ग्रुप मौजूद है, और उस नाइट्रो ग्रुप को आप अमाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और मतलब कोई भी आप फंक्शनल ग्रुप को बेसिकली आप कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी अच्छे गुड लिविंग ग्रुप के अंदर ना, तो उससे क्या होता है कि जब आप कोई दूसरा ग्रुप उस पर ऐड करते हैं तो वहाँ पे फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। तो ये कुछ रिएजेंट्स हैं और कुछ रिएक्शंस हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कारआमद है। सो एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। अब ये एक कंपाउंड है विच इज नोन एज बेंजोकेन। ठीक है,
अब हमें यहाँ पे देखना है कि हम इसको किस तरीके से, किस एंगल से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि अब देखिए, मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि अगर मुझे बहुत अच्छी केमिस्ट्री आती है तो मैं किस तरह से डिस्कनेक्ट करूँगी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक जो स्टूडेंट है, जो लर्न कर रहा है, वो किस तरह से डिस्कनेक्ट करेगा। और अब ये चीज़ें, तो अब सबसे पहले जो है वो हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है हमारी वो ये है। ठीक है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्म मिल जाती है, बट हमारे पास क्या है यहाँ पर कि प्राइमरी कार्बोकैटाइन मिल रहा है हमें। ठीक है, तो जो कि इतना स्टेबल नहीं होता और इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो अब हम इसमें सेकंड इसकी पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी जो है वो मेरे पास, मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करके देखती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये सिंथोन्स मिलेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं तो वो इलेक्ट्रोफिलिक ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक इतना कन्वीनियंट नहीं होते। ठीक है, और सेकेंड थिंग इज़ के यहाँ पर जो है वो कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर हमारे पास पैरा प्रोडक्ट है ना, ये तो हमारे पास दो पोजीशंस पे जो है वो ग्रुप्स मौजूद हैं। अगर एक पोजीशन पे होता तो वो बहुत इजीली आप उसको करके कर लेते हो, बट आपको जब दो पोजीशंस पे या तीन पोजीशन पे चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेट्स सपोज के फंक्शन ग्रुप जैसे अभी यहाँ पैरा पे मौजूद है, तो ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड है। तो इस सूरत में आपको देखना पड़ेगा कि आप किस रूट को जो है वो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपको पैरा सब्स्टिट्यूटेड ही प्रोडक्ट बनानी है। अगर आप ज़रा सा भी उसको ध्यान नहीं दोगे तो आपकी पोजीशन चेंज भी हो सकती है, यू मे गेट मेटा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है वो ये सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। तो हम इसको भी डिस्कनेक्ट इस तरह से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी पे। ठीक है, तो थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि हम इसको जो है वो इस तरह से डिस्कनेक्ट कर दें। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है ना हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो अमाइन मौजूद है, सेकंड हमारे पास एस्टर ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो अब मैंने एस्टर को ब्रेक किया है तो मुझे जो है वो ये मिल रहा है। ठीक है, आई गॉट दिस। सो उसके बाद एक पॉसिबिलिटी ये भी है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँ। ठीक है, तो ये भी एक अलग पॉसिबिलिटी है, तो हमें जो है वो ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब मैंने तो यहाँ पे जो पार्शियल चार्ज, जो चार्जेस लगाए हुए हैं नेगेटिव पॉजिटिव, वो इसलिए लगाए हुए हैं बिकॉज आई नो द केमिस्ट्री बिहाइंड इट। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, इस सूरत में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, यहाँ पे अमाइन पे नहीं आ सकता, सॉरी अमाइड ग्रुप पे। और यहाँ पे भी मैंने, क्योंकि मुझे आई हैव आइडिया अबाउट इट। ठीक है, बट अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपको आइडिया करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा ना कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, किस चार्ज किधर, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, तो आप इजीली कर सकते हो। तो अब इसमें जो मोस्ट कन्वीनियंट डिस्कनेक्शन है ना वो हमारे पास ये वाली डिस्कनेक्शन है। ठीक है, क्योंकि एस्टरिफिकेशन है ये। ठीक है, इजीली जो है वो आप अल्कोहल और कार्बो ऑक्सैलिक, इसका जो रिएजेंट होगा हमारे पास इस ग्रुप का रिएजेंट क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये आप इजीली जो है वो कन्वीनियंटली आपको जो है वो आप बना सकते हैं, या आपको मिल सकता है। तो ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पे मोर कन्वीनियंट है। अब आगे चलते हैं, आगे इसको फर्दर जो है वो डिस्कनेक्ट करेंगे हम। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। तो हमने देखा कि जो इसकी बेस्ट डिस्कनेक्शन हम थी वो ये थी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास कार्बोकैटाइन। ठीक है, अब ये किसके बेसिकली करस्पॉन्ड है, किस रिएजेंट के करस्पॉन्ड है, तो वो हमारे पास है क्या, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, सो दिस इज द रिएजेंट। सो अब हमें ये देखना है कि हम ये स्पीशी कहाँ से हासिल कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक तो NH2 ग्रुप भी मौजूद है, दूसरा हमारे पास कार्बोक्सी ग्रुप मौजूद है। तो
कार्बोक्सी ग्रुप भी डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कराना एट द बेंजीन रिंग इज रिलायबल, मतलब बहुत इजी नहीं है, बहुत आसानी से नहीं होता। सेकेंड थिंग कि अगर आपने अमाइन ग्रुप यानी NH2 ग्रुप को जो है वो बेंजीन रिंग पे इंट्रोड्यूस कराना है तो वो भी आपको नहीं इतने इजीली नहीं करवा सकते हो, क्योंकि आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो इतना इजीली नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ही लेके चलेंगे जितना पॉसिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं वो हमारे पास बेसिकली नहीं पॉसिबिलिटी, तो हमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करानी पड़ेगी। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को इंटर कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अमाइन को जो है वो नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट करवा देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो इजीली बेंजीन रिंग पे हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अमाइन ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट करा देंगे। हमने यहाँ पे अमाइन ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट करा दिया। अब हम चाहें तो इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने यहीं पे नाइट्रो ग्रुप को डिस्कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा कि जब हम बेंजोइक एसिड मिलेगा हमें, और अगर हम बेंजोइक एसिड पे नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो हमें पैरा पोजीशन पे नहीं मिलेगा, बल्कि हमें मेटा पोजीशन पे मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगेन फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करानी पड़ेगी, जिसकी से हमें जो है वो ये ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, हम फंक्शनल ग्रुप की इंटर कन्वर्जन करा रहे हैं किसी कार्बोक्सी ग्रुप की। कार्बोक्सी ग्रुप कन्वर्ट हो गया किसमें, मिथाइल ग्रुप में, और मिथाइल ग्रुप जो है वो हमारे पास, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है मिथाइल ग्रुप हमें पैरा सब्स्टिट्यूट जो है वो देता है, तो पैरा सब्स्टिट्यूशन दे देगा मिथाइल ग्रुप। सही है, तो अब हम जो है वो CN इसकी डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट किया और हमारे पास क्या मिल गया, टॉलिन मिल गया। टॉलिन जो है वो इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, तो टॉलिन से जो है वो हम फिर इस रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं। हम बेंजीन तक भी जा सकते हैं, लेकिन हमने जो है वो मोस्ट जो रिलायबल रिएक्शन होता है उसमें वहां तक जाना होता है, तो इस वजह से हम टॉलिन से रिएक्शन को जो है वो आगे प्रोसीड कर। So after the analysis, the second step is the synthesis. So अब हम इसकी synthesis करेंगे। So starting reagent is toluene, right? And we have to introduce the para-nitro group. So we will just nitrate it. So after nitration, we will get para-nitrotoluene, right? So after it, we have to convert this methyl group into carboxy group. So we will add some KMnO4, that is potassium permanganate. So it will be converted into carboxylic group, right? So you can see here. Then we have to perform esterification. So sorry, then we have to, अगर देखें, अगर हम इसकी esterification कर देंगे ना और हम रिडक्शन करेंगे, तो हमने क्या करना है, पहले हमने इसकी रिडक्शन करनी है। तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे बाय द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, और अब हम इसकी एस्टिफिकेशन करेंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा, TM मिल जाएगा, विच इज टारगेट मॉलिक्यूल, राइट, विच इज बेंजोकेन। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई है, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसको जो है वो आई विल ट्राई कि मैं उसको अगेन क्लियरिफाई कर दूँ। और सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं इस चैनल से, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में और क्लिक्स वगैरह में शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फीडबैक जो है वो ज़रूरी होता है। तो हम भी जो है वो उससे फिर अपनी सलाह करते हैं कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है और क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और उसके अलावा अगर आप जो है वो कोई और टॉपिक चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए जो है वो टॉपिक प्रिपेयर करती हूँ।